नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। और मैं हूं आपका संदीप देव। हिंदू समाज, जो सनातन धर्म के लोग हैं, समाज है, वह दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानवान माने गए। ज्ञान ही उनकी कुंजी थी और ज्ञान के बल पर ही उन्होंने विश्व गुरु अपने आप को स्थापित किया, पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया के साथ व्यापार किया। और भारत जो स्वर्ण युग में पहुंचा, उसका प्रमुख कारण ज्ञान था। लेकिन धीरे-धीरे जब हम पर विदेशी आक्रांताओं ने गौड़ी के बाद शुरू हुआ, हमला करते चले गए, तो हमारी रोजमर्रा की लड़ाई में हमारा एनर्जी जाने लगा और ज्ञान का जो शोध था, शोध का जो काम था, वो छूटता गया। शोध का काम ब्राह्मण वर्ग के पास था। ये बात ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली इन लोगों ने देखा, फ्रांसीसी इन लोगों ने देखा और उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा जहर बोया। और ये हुआ कि वो भी अपने रोजमर्रा के जीवन में उलझ गए, भागने लगे, उनको मारा जाने लगा और वो शोध छूटता चला गया। उसके बाद स्वतंत्रता मिली हमें और स्वतंत्रता के बाद के सारे शासक, नेहरू टू मोदी, हर कोई उस औपनिवेशिक हाथ की कठपुतली था और है। इसलिए उन्होंने ज्ञान जो लगता था ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, अमेरिकन को कि ज्ञान ही, भारतीयों का ज्ञान हमारा शत्रु है, वही व्यवहार नेहरू टू मोदी ने किया और जिसके कारण बहुत कुछ हम जो जान सकते थे नहीं जान पाए। लेकिन ये बहुत अच्छा समय है इंटरनेट को। कई लोग कहते हैं कि हिंदुओं के लिए इंटरनेट एक वरदान बन के आया। इसलिए क्योंकि उससे जितना छुपाया गया इतिहास में, उससे ज्यादा किसी भी जाति से, किसी भी धर्म वालों से नहीं छुपाया गया। हिंदुओं से उनका पूरा इतिहास, क्योंकि हिंदुओं के पास सब कुछ था और जब जिसके पास सब कुछ है उससे उसको छीन लिया गया। तो इंटरनेट ने वो नॉलेज देना शुरू किया। ऐसा ही एक नॉलेज फ्री मेजन सोसाइटी को लेकर रहा, जिसको हम अलुमिनाती कहते हैं, गुप्त संस्था कहते हैं। ऐसे कई गुप्त संस्थाएं हैं। आप देखेंगे फ्रीमेजन सोसाइटी पर दा विंची कोड जब फ़िल्म बनी, उसने इसको पुनः से बहस में ला दिया। हालाँकि ये संस्था ब्रिटेन में बनी थी और 1730 से उसके आस-पास बनी थी। लेकिन दा विंची कोड ने इसको पुनः जो है एक तरह से जीवंत किया और लोग इस पर चर्चा करने लगे। मुझे याद है आज से 1-2 साल पहले जब मैंने इसकी चर्चा शुरू की, 2-3 साल पहले, तो उस समय मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती थी क्योंकि मैंने विवेकानंद को कहा फ्रीमेजनरी थे वो। लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ें खुली है और उसमें जो डीप स्टेट का वो पार्ट है, उस पर डीप स्टडी की ज़रूरत है और वो डीप स्टडी अभी श्वेता पुरोहित जी लगातार कर रही हैं। उन्होंने एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बनाया जिसमें वो सारे साक्ष्य रख रही हैं, ताकि लोग सिर्फ सुने नहीं, पढ़े भी। यहाँ तक कि उन्होंने साइन कोड पर किताब आदि भी उस ग्रुप में रखा है। आप सबको वो लिंक दिया जाएगा, वो लिंक आप उस ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे। लेकिन उन्होंने जब ये ढूँढना शुरू किया और साइनों को समझना शुरू किया, तो वो चकरा गई, चौंक गई कि ये क्या हो रहा है? ये इतना कुछ। और इसमें उनकी मदद की ज्योतिष विद्या के कारण उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग को सीखा और टैरो कार्ड रीडिंग ने उनको और गहरा समझाया, क्योंकि टैरो कार्ड पूरी तरह से फ्रीमेजन सोसाइटी द्वारा जो है थोपा गया एक पूरी व्यवस्था थी। तो जब उनको लगा, तो भारत में उनको पता चला कि ये तो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ फ्रीमेजन्स हैं, सबके साइन मिल रहे हैं। आरएसएस का नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जो भारत की सभ्यता में नमस्कार ऐसे करते हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति में माँ को, पिता को, परमात्मा को, सबको ऐसे नमन करते हैं। उस सभ्यता में ये कहाँ से आ गया? ऐसे कहाँ से आ गया? ये तो थी नहीं, पूरी सभ्यता में कहीं नहीं है। वह जो हम नमस्कार करते थे, वहाँ एकाएक कस के गले लगाने की, चूमने की ये प्रथा कहाँ से आ गई? वहाँ जहाँ हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते थे झुक के, वहाँ ऐसे-ऐसे 3 बार झकोरने वाला हाथ मिलाने की प्रथा कहाँ से आई? और वहाँ जहाँ हमने हर रिश्ते को नाम दिया, ताया, ताऊ, चाचा, मामा, सब एकाएक सब एक-दूसरे को भाई क्यों कहने लगे? ये ब्रदरहुड क्या है? फिर उसकी जो खोज की इन्होंने, तो फिर पाया कि जो फ्रीमेजन सोसाइटी है, उसके बहुत सारे सिंबल आज के वर्तमान आरएसएस से मिलते हैं।
आरएसएस उसका पार्ट है या नहीं है, या और गहरे खोज का विषय है। लेकिन फ्रीमेजन्स के सारे साइन आरएसएस ने अडॉप्ट किए हैं, स्वीकार किए हैं, और फ्रीमेजन सोसाइटी के ऑथेंटिक मेंबर मास्टर ऑफ मेजन विवेकानंद को उन्होंने अपना आदर्श बनाया है। मास्टर ऑफ मेजन थे विवेकानंद, जो कहते थे मैं अपने हृदय के रक्त से ईसा मसीह के पैर धोना चाहता हूं, और जो ये कहते थे कि ईसाइयत आए और हमें कन्वर्ट करे। ईसाई समाज भी फ्रीमेजन से घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक एलिट क्लास का एक नया रिलीजन है 1700-1800 ईस्वी के बाद, और ये रिलीजन पिशाचों की पूजा करता है, रक्त चाहता है। पूरी दुनिया में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसमें हिलेरी क्लिंटन जैसे बड़े-बड़े नाम शामिल है, वो फ्रीमेजन सोसाइटी के कारण है। ये पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन का खेल चल रहा है, वो फ्रीमेजन सोसाइटी के कारण है। ये पूरी दुनिया में जो आप एक तरह के डिजाइन में, चाहे वो बागेश्वर धाम के आप वो देखें अस्पताल या हमारा संसद भवन, सब फ्रीमेजन सोसाइटी के मॉडल पे बना हुआ है। तो आज श्वेता पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ेंगी और इतनी सारी डिकोड करेगी कि आप घबरा जाएंगे। और ये कई एपिसोड होगा, एक दो नहीं, कई एपिसोड होगा। जग्गी हमने सबसे पहले रखा था कि फ्रीमेजन सोसाइटी का मेंबर है, श्वेता जी ने, और उनको वो जूता क्यों पहन के जाता है शिव जी के पास, शिव का आधा धड़ जो है, धड़ गायब है, ये फ्रीमेजन सोसाइटी है। पर जग्गी पे हम अगले एपिसोड में आएंगे। इस एपिसोड में हम आरएसएस को डिकोड करेंगे कि आरएसएस है भी या चोरी चकारी में सबका दुनिया भर का कुछ लेना है तो ले लिया है, ये क्या है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, और ज्वाइन बटन से चैनल बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। प्रोमो में भी अभी स्पीक्स लगा हुआ है, हम इंडिया स्पीक हो चुके हैं, और सनातन वॉइस की जगह हम सनातनी वॉइस हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लौटते हैं इस प्रोमो के बाद, और फिर बात करेंगे श्वेता पुरोहित जी से, जो बड़े चौंकाने वाले रहस्यमय चीजें आपको बताएंगे। स्वागतम श्वेता जी, स्वागतम। नमस्ते संदीप जी, और आईएसडी के सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्वेता जी, आजकल आप बहुत अच्छी विद्यार्थी हो गई हैं, जो पूरे पूरे दिन परीक्षा की तैयारी करने के लिए पढ़ता रहता है। और मैं तो देखता रहता हूँ आपको, आप जो सब भेजती हो और मैं पढ़ता हूँ। आप जो बनाकर भेजती हो उसको पढ़ने में मुझे टाइम लगता है, तो आप तो रिसर्च कर रही हैं। तो ये विद्यार्थी जीवन आपको अच्छा लग रहा है? जी संदीप जी, मैं तो रिसर्च करती रहती हूँ कुछ कुछ, और आजकल ये मुझे नया विषय मिल गया है, और मैं जहां देख रही हूँ मुझे वहीं पे सिंबल्स दिख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक दूसरी दुनिया है इसकी अपनी। दूसरी दुनिया है पूरी। टैरो की मेरी शिक्षा थी, पहले मैंने टैरो सीखा था, उसके बाद मुझे टैरो में अधूरापन लगा, और वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों लगा। क्योंकि उसमें दैवीय शक्तियां तो है नहीं, फ्री मेजन्स का बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में मुझे लगा अधूरा है, वो अधूरापन को फिल करने के लिए मैंने ज्योतिष की अपनी यात्रा शुरू की। तो जो सबसे पहले मेरी टैरो की सिखाई थी, उसमें मुझे सिंबल्स को पढ़ना समझ में आ गया। सिंबल्स सीख गई मैं कि हर चीज का एक महत्व है, टैरो में ये बताया गया है। कोई भी छोटी से छोटी चीज, चाहे वो रंग हो, चाहे कोई छोटा सा डॉट भी है, तो वो वहां किसी कारण से है, ये सिखाया गया मुझे। तो वहां से शुरू किया। फिर अब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा जो आर्थर ई वेट है, जिन्होंने WAITE, जिन्होंने सबसे पहले टैरो डेक को बनवाया था, वो खुद फ्री मेसनरी थे, और इसीलिए इतने सारे फ्री मेसन के सिंबल्स पूरे टैरो में बिखरे पड़े हैं। देखिए, तो आप कहती थी ये बात कि संदीप जी ये टैरो में भी मुझे दिख रहा है, इसका पीछे क्या कारण है? देखिए आपने ढूंढ लिया, ये व्हाट्सएप पे भी लाइव हो रहा है। संदीप जी, वही कार्ड्स के अलग मीनिंग पता चल रहे हैं, जो लोग समझते हैं वैसे वो मीनिंग नहीं है। क्योंकि जो फ्री मेसनरी के अलग अलग लेवल्स हैं, उनके जो क्या पोशाक होती है, क्या होती हैं, वो उस लेवल पे उन्हें क्या करना चाहिए, एक्चुअली जो अर्थ है वो उससे जुड़े हुए होते हैं। और हम इवन जो लोग टैरो अच्छे जो एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स है, वो उन अर्थों के साथ में नहीं जोड़ के देखते। जो द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ टैरो इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट
they were supposed to probably have been made by Arthur E. Waite, जो खुद फ्री मेसनरी थे. ये मुझे समझ में आया. तो अब टैरो की भी मुझे और डेप्थ में समझ आ रही है. और ये श्वेता पुरोहित जी का जो चैनल है वाचा, उस पर भी लाइव हो रहा है, तो आप लोग वाचा को जरूर देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि वहां भी आपको नियमित लाइव श्वेता जी का मिलता रहे. अब श्वेता जी, हम असली मुद्दे पर आते हैं कि भारत में एक संस्था है जो अपने आप को हिंदूवादी कहती है. 1925 में उसकी स्थापना हुई, आरएसएस, जो हिंदू धर्म की बात करती है. वैसे विवेकानंद भी करते थे और हमें नहीं पता था, आज से 3 साल पहले मुझे नहीं पता था. पहली बार मुझे पता चला तो मैं चौंका था. तो आपने आरएसएस को डिकोड किया है. मैं यहाँ से ही पहले जानना चाहूंगा कि आरएसएस में आपने फ्रीमेजन्स के क्या-क्या तत्व देखे? अच्छा, और वो मिंटू को कहूंगा दिखाए, मिंटू सर. जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया संदीप जी. इसके लिए मैं जो अपन ने पिछले हफ्ते का जो लाइव किया था सबवर्जन टेक्निक वाला, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी, वहीं से जोड़ना चाहूंगी. तो यूरी बेसमेनोव ने क्या कहा था, सबवर्जन थ्योरी जो है कम्युनिस्ट लोगों की, कि सबसे जो सबवर्जन का प्रोसेस होता है वो शुरू होता है नैतिक पतन से. तो नैतिक पतन करने के लिए हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं कल्टों के ऊपर लोगों को उनके मूल धर्म संस्कृति से अलग करके कल्टों में जोड़ा जाए, चाहे वो दैवीय, चाहे वो किसी भी तरह के पैशाचिक, हमने पैशाचिक कल्टों का भी कहा था. तो पैशाचिक कल्ट हो, जो भी हो, जो लोगों को अपनी मूल संस्कृति और वैल्यूज से दूर करे. तो ये जो है, आपको आश्चर्य होगा, जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्री मेसनरी से ही कुछ उठाए हैं. अब हम थोड़े में देखेंगे. तो ये जो नैतिक पतन का कार्य है वो वहां से शुरू होता है. अब आरएसएस में मैंने क्या देखा और कैसे देखा, उसको समझने के लिए हमको थोड़ा फ्री मेसनरी एप्रन का मैंने एक फोटो भेजी थी, आप थोड़ा उसको देखिए. एप्रन का देखो, बाद में जाएंगे. वो जो एप्रन है फ्री मेसनरी का, उसकी, हाँ, ये जो एप्रन है, दिस सेज अ लॉट. तो क्या होता है, अच्छा, फ्री मेसन्स जो हैं, ये बेसिकली मेसन का मतलब होता है मिस्त्री. ठीक है. तो जो पुराने जमाने में फ्री मेसन्स की जो हिस्ट्री है वो 1700s के आसपास से दिखाई देती है, समझ में आती है. तो जो भी मिस्त्री होते थे, जो हाथों का कार्य करते थे, और एक्चुअली ये फोटो के भी पहले मैं महाभारत का एक वो दिखाना चाहूंगी. खैर, इसके बाद में करते हैं, वो पहले ये देख लेते हैं, यही रखिए. तो ये जो हाथों से जो कार्य करते थे, बेसिकली हमारी वर्ण व्यवस्था में जो शूद्रों का जो कार्य माना गया है कि बढ़ई है, मजदूरों के जितने काम होते हैं, ठीक है, बगीचे में काम करने वाले गार्डनर होते हैं, मतलब हाथों से जो जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो उनका वो होता है. तो ये जो फ्री मेसन्स है, पुराने जमाने में ये ऐसे कुछ था, कुछ रूल था या अलाउ नहीं किया जाता था कि ये एडवर्टाइज करें अपने कार्य को. तो जो फ्री मेसन्स होते थे वो हफ्ते में एक बार या कई कुछ बार मिलते थे, ताकि ये एक दूसरे को बता सके कि कहाँ पे क्या काम की जरूरत है किसको. तो ये जो इनका एक था, ये एडवर्टाइजिंग, आपस में मिलजुल करके एडवर्टाइजिंग का एक माध्यम था, ताकि ये अपने जीविका को का उपार्जन कर सके. तो ये ऐसे शुरुआत हुई इनकी नेटवर्किंग की. तो इसीलिए हम आज की दुनिया में जो देखते हैं कि ये जो फ्री मेसनरी है, ये एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. तो और ये बहुत पावरफुल होते हैं. तो इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे. तो फ्री मेसनरी बढ़ई हुआ करते थे, और ये जो मिलते थे एक दूसरे से समय समय पर, क्योंकि इनको उस जमाने में एडवर्टाइज, फॉर वॉट एवर रीजन, एडवर्टाइजिंग नहीं करने दिया जाता था कहीं पे, और माध्यम भी नहीं था उस समय इतना. तो ये इनका एप्रन है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग जो है ये मेच्योर हुए और उन्होंने अपना एक धर्म बना लिया. तो इट डजंट मैटर आप कौन से धर्म में जन्मे हैं, इनका ये अपना अलग धर्म है. आप कहेंगे कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, जो जो डजंट मैटर. जब ये फ्री मेसनरी में को जो से जुड़ जाते हैं, तो ये अपना ही एक इस कल्ट को फॉलो करने लग जाते हैं. उनका धर्म गौण रह जाता है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रहता है. फ्री मेसनरी के ये जो कुछ चिन्ह हैं, इनमें से आज हम कुछ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे काफी कुछ हमें फ्री मेसनरी की जो क्वालिटीज हैं
उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको कम्युनिज्म का हसिया दिख जाएगा, जो सिंबल नंबर 13 है। यहाँ पे कम्युनिज्म का हसिया ऊपर है, आंख जो बनी हुई है, ऑल सीइंग आई है, कि वो उनका जो देवता है, जो जो भी ये गॉड में बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो जो पहली हमको समानता मुझे दिखी फ्री मेसनरी और आरएसएस में, कि और बाय द वे आई लीव इट टू फॉर एवरीवन, इट्स एन ओपन इंटरप्रिटेशन, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि ये जो पारंपरिक भगवान है उनमें विश्वास नहीं करते। ये इनका अपना एक डिफरेंट वो है कि कुछ लोग, कुछ फ्री मेसनरी में भी बहुत सी संस्थाएं, कल्ट है, तो जो ये बिलीव करते हैं कि काम ही, जैसे कम्युनिस्ट बोलते हैं कि लेबर इज गॉड, वर्क इज गॉड, तो वो काम को ही अपना भगवान मानते हैं। कुछ लोग डेविल वर्शिपर्स ऐसे कहा जाता है, मान्यता है, आई एम नॉट, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, बट ये इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट और कोई भी देख सकता है। तो सबके अपने अपने मतलब एक ऑल सिंग, कोई एक शक्ति है जो इनको देख रही है, तो वो ऑल सिंग आए उसका प्रतीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंबल नंबर जो 14 है, जो आंख के बिल्कुल नीचे है, एक ऐसे डोम शेप का होगा, वो मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है। वो होता है नेटवर्किंग का साइन, जैसे हाइव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइव मेंटालिटी, हाइव माइंडसेट, मतलब नेटवर्किंग का प्रतीक है। तो हमने जब आरएसएस का लाइव किया था, जब उनकी कुंडली देखी थी, मैंने कितना बताया था, इनकी नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त होती है, ये शाखाओं में मिलते हैं, तो वो हाइव जो है वो उसका प्रतीक है। तो ये दूसरी मुझे समानता दिखी कि जो फ्री मेसनरी है वो भी एक दूसरे को नेटवर्किंग और पॉलिटिकल कनेक्शंस इनके जबरदस्त होते हैं, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और नेटवर्किंग जबरदस्त होती है। तो ये है तीसरी समानता मुझे ये दिखी कि ये समय समय पर एक दूसरे से मिलते हैं, इनके संगठन है और ये मिलते रहते हैं, जो फ्रॉम एवरी पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली दे मीट। तो ये समानता भी मुझे दिखी यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें हम देखें तो ये सारे जो मिस्त्रियों के जो टूल्स होते हैं, अलग अलग मिस्त्रियों के, वो हमें दिख रहे हैं। इसी में जो एक साइन है, साइन नंबर 7 जो है, वो है लेवल। लेवल जो है वो सिंबल ऑफ इक्वालिटी और हार्मनी बताया जाता है, ठीक है। 7 इसमें है, मतलब जब हम कोई कील ठोकते हैं, या जैसे हमें कोई फोटो लगानी है घर पे, तो हम क्या करते हैं कि एक मर्क्यूरी का एक वो होता है, पारे का वो होता है, उससे हम देखते हैं कि वो सीधा है तो वो लेवल है, तो वो मेजरमेंट के लिए है। तो इक्वालिटी और हार्मनी को मानते हैं ये लोग। तो जो इसीलिए जो भी लोग सेक्युलर, इक्वल वैल्यूज, जात पात की विदाई करना और वर्ण व्यवस्था पे सवाल उठाना, ये सारे ये जो है, ये भारत की जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है, उसके ऊपर हमेशा से प्रहार इसीलिए हुआ है कि ये जो माइंडसेट है, लेवल लेवल सबको एक बराबर रखना है, इक्वल, वो यहाँ से आती है, वो मानसिकता। और वही मुझे फ्री मेसन और आरएसएस में दिखी, ठीक है। तो इनके एप्रन से हमें काफी कुछ समझ में आ रहा है। और इसके साथ ही देखिए, ये हथौड़ा है। हथौड़ा क्या करता है, हम ठोकते हैं किसी चीज को, किसी आइडियोलॉजी को, वैल्यूज को जबरदस्ती ठोकना, थोपना लोगों के ऊपर, ये फ्री मेसन्स भी करते हैं। और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं ये दिखी कि यदि आप राष्ट्र की तो नहीं करते, बट जो सरकार है, सरकार की आलोचना करेंगे, तो फिर आप तो हिंदू ही नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और या जबरदस्ती अपने हिंदुत्व को जबरदस्ती हिंदू धर्म पे थोपते हैं। हाँ हाँ, जबकि धर्म, ये झंडा मानते हैं, ये इनका कोई देव नहीं है। ये दिस इज अनदर सिमिलैरिटी जो मुझे दिखी बिटवीन फ्री मेसन्स एंड जो संघ है, कि ये देवता का वैसा रूप नहीं मानते जो जो हिंदुओं के उसमें है। तो फ्री मेसन जो है, दुनिया भर के जो शास्त्र हैं उनको नहीं मानते। इनको शास्त्रों से जो कन्वेंशनल है, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, क्रिश्चियंस इसलिए बहुत समय से परेशान है, हिंदुओं में इसकी जागरूकता कम है, इसीलिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पर क्रिश्चियंस जो जो एक्चुअली प्रॉपर क्रिश्चियंस है, वो बहुत परेशान है फ्री मेसनरी से, क्योंकि जो वो ये फ्री मेसनरी शास्त्रों में नहीं मानते। अब ये साइंटोलॉजी वगैरह भी, ये सारे कल्ट हैं, तो ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं वैल्यूज को फॉर देम ऑल्सो। एंड लाइकवाइज हम भारत में देख रहे हैं इतने सारे कल्ट जो इकट्ठे हो गए, हम भी उस चीज को देख रहे हैं।
एक और है वो हंसी आए, फोर्सफुल, यदि आप जो है वो बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, या आप आवाज उठा रहे हैं, या आप बोल रहे नहीं ये सत्य नहीं है, जैसे यूरी ने हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि आपको या तो साइडलाइन कर दिया जाएगा, काट के अलग कर दिया जाएगा, जो हंसी आए कम्युनिज्म का जो प्रतीक भी दिख रहा है, या फिर खत्म ही कर दिया जाएगा, फोर्स वायलेंट। फ्री मेसनरी भी वायलेंट होते हैं, और हमने देख रखा है कि आरएसएस का भी इतिहास कैसा रहा है, लेस सेड द बेटर। तो ये तो मुझे कुछ मेन दिखी थी। इसके अलावा अच्छा, ये तो है, अब वो जूता है। अब एक हिंट दे देती हूँ अगली बार के लिए। जग्गी वासुदेव जूता पहन करके जो भी वो धर्म लिंग है, उनका ध्यान लिंग है, उनके सामने क्यों नाचता है? क्योंकि ये जूता भी प्रतीक है फ्री मेसनरी का। ये आपको सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको हटाएं तो हम देखिए इसके अलावा और क्या समानताएं हैं। ये दोनों ही फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब कि ये पैतृक संस्थाएं हैं। ये सिर्फ आदमियों की संस्थाएं हैं, पुरुषों की। महिलाओं की इनकी अलग संस्था होती है, बट दिस इज बेसिकली सिर्फ पुरुष पुरुष ही वो करते हैं, ब्रदर बोलते हैं एक दूसरे को, ब्रदर, सो ब्रदर ब्रदर करते हैं। तो और संघ भी महिला पुरुषों की ही संस्था है। कभी हाइप पे उसकी अलग इन्होंने बाद में दुर्गा वाणी ये सब बना लिया, लेकिन है वो टोटली पुरुषों की संस्था। उसका संघ प्रमुख पुरुष ही होगा जी। और ये देखिए एक और है सीढ़ी। ये जो सीढ़ी है, ये स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हैं फ्री मेसन। जो भी इनके साथ में जुड़ जाता है उसको ये ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, प्रमोट करते हैं ये। तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म ने और फ्री मेसन ने यहीं से उठाया है। और हमको संघ में भी वही दिखता है कि वॉशिंग मशीन जिसको बोला जाता है, कि जो भी इनके साथ में जुड़ गया उसको अच्छा पद मिलेगा, उसको सफलता की सीढ़ी दे दी जाएगी। तो वो सीढ़ी भी आप दिख रही। तो हमें इनका जो एप्रन है, इसमें काफी सारे जो प्रतीक हैं वो फ्री मेसन्स की जो विशेषताएं, जो उनके उनके विशेषताएं होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो बताता है। और यही क्वालिटीज जो है मुझे संघ में भी दिखी हैं। इसके अलावा देखिए दोनों में जो है 3 राइट्स ऑफ पैसेज है। ऐसा क्यों नहीं है, मुझे लगा ऐसा क्यों नहीं है कि ठीक है, जब अच्छा, अब वो वाली फोटो दिखाइए जो मैंने भेजी थी, कि वो 3 जो पुरुष हैं उसमें बैठे हुए, जो फ्री मेसन के 3 राइट्स ऑफ पैसेज होते हैं। हाँ, ये वाली वो 3, मतलब जब कोई फ्री मेसनरी ज्वाइन करता है तो उसको 3 लेवल्स क्रॉस करने होते हैं। जो शुरू का लेवल होता है वो होता है फेलो क्राफ्ट्समैन का, जो सबसे यंग बच्चा बैठा है नीचे। उसके बाद में फिर उसको कुछ कुछ लेवल्स पार करने होते हैं, फिर उसको ज्वाइन कराया जाता है, फिर वो बनता है एंटर्ड अप्रेंटिस। मतलब जो लेफ्ट में जो आदमी खड़ा है वो मिड लेवल होता है। और उसके बाद में होता है मास्टर मेसन, जो बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। ये 3 लेवल्स होते हैं, 3 चरण होते हैं फ्री मेसन्स के। ये हमें दिखता है। तो मुझे लगा संघ में भी 3 ही लेवल्स क्यों होते हैं? संघ में 4 लेवल या 5 लेवल या 7 लेवल क्यों नहीं हुए? 3 ही क्यों है? संघ के जो है प्रारंभिक परिचय, प्रारंभिक प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, यही होता है इनका। और भागीदारी होता है। दूसरा जो इनका लेवल होता है वो होता है मूल प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता। और तीसरा होता है उन्नत प्रशिक्षण और नेतृत्व। तो आरएसएस के भी 3 ही लेवल्स हैं सेम। ये भी एक मुझे दिखा। और फिर इसके बाद में है कि हाँ, ये दोनों जो पारंपरिक जो भगवान है उनमें नहीं मानते ये इनके भगवान मतलब कुछ और ही है, वो यही जानते हैं। इट इज ऑल मैन मेड समथिंग। ये हमारे इसलिए हमारे यहाँ ये राम और कृष्ण को भगवान नहीं महापुरुष कहते। जी, वो चीज मुझे थियोसॉफिकल उसमें भी दिखी, वहां से इन्होंने उठाई है कि उसमें कहा है कि पुराण और वेद तो मानव कल्पित हैं। ये काफी मॉडर्न उसमें लोगों ने बना दिया है, वेद और पुराण। सोचिए, पुराण जो है वो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे हैं, जो त्रिकालदर्शी थे। और वेद तो दृष्टा होते हैं, वेद के, वेद लिखे नहीं जाते। इनको इतना भी नहीं मालूम था, वो ये मानते हैं। और इसीलिए ये जितने भी कल्ट के आपको गुरु दिखेंगे, ये कहते हैं, बड़े शान से कहते हैं, हमने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े। वो नहीं पढ़े क्योंकि वो इस बिलीफ में चलते हैं कि ये तो सारे कल्पित हैं, मानव कल्पित हैं।
ये सारे कल्ट, ये लोग जो है अपने अनुयायियों को सबको फ्री मेसन बना रहे हैं और लोगों को ये इस चीज के बारे में पता भी नहीं चल रहा। सोचिए इसके बारे में। अच्छा देखिए, महाभारत में ऑलरेडी जो है ये, अब क्योंकि हमारे वेद व्यास जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो ऑलरेडी बता गए। इसका भी मैंने आपको वो भेजा था कि सहस्त्र युग की जो कलयुग के जो गुण हैं उसमें उन्होंने वो बताया था। दिखाओ। सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। उस समय यज्ञ, दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ दान तब मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र को होने लगते हैं, ये कहा उन्होंने। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा, युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाते। तो जो शूद्र हुए वो यही फ्री मेसन्स हैं, क्योंकि फ्री मेसनरी ये सारे कार्य करते थे, मिस्त्री और जो भी ये थे। सो दिस इज व्हाट, वो उन्होंने फ्री मेसन का नाम नहीं लिया, बट उनका जो इशारा था वो इसी तरफ था कि शूद्र सबसे पावरफुल रहेंगे। और वो आप देख लीजिए, इन्होंने अभी यही चीज किया है कि जाति तोड़ो आंदोलन अभी धीरेन्द्र शास्त्री से शुरू करवाया है जी, वो और लेकिन हिंदुओं को, हाँ, और हिंदुओं को तोड़ने के लिए पहली इनकी सरकार बनी थी मोरारजी की, उसी समय इन्होंने जाति वाला एक मंडल आयोग गठन कर दिया था। दूसरी बीपी सिंह में इसको लागू किया और अब उसको और यहाँ तक बढ़ा दिए, तो वो एकदम उसी दिशा पे चल रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसी में श्लोक है, देखिए नरेश्वर इस प्रकार, अच्छा ये मार्कंडे जी ने महाभारत में बताया है, महाभारत लिखा है वेद व्यास जी ने, पर मार्कंडे जी यहाँ पे वन पर्व में पांडवों को बता रहे कि कलयुग के क्या गुण होते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं, नरेश्वर इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। ये अभी सारे मलेच्छ हैं। और क्या है, निग्रहाचार्य जी ने भी म्लेच्छ राज की सीरीज में इतना बढ़िया बताया है सबको। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हम सबकी आंखें खोली हैं। और जो वो कोडेक्स मैजिका पुस्तक है जिससे मैंने काफी, उसने मेरे भी ज्ञान चक्षु खोले हैं, उसकी मैंने पीडीएफ भी ग्रुप पे डाली है, तो वो भी उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तो स्वामी निग्रहाचार्य जी को भी बहुत सारा धन्यवाद। आई विल गिव हिम आल्सो लॉट ऑफ क्रेडिट, बहुत ज्ञानवान है वो। तो देखिए म्लेच्छ राज का यहाँ पे रेफरेंस है, ये म्लेच्छ राज और कोई नहीं, फ्री मेसनरी है संदीप जी। ये वेदव्यास जी पहले से बता के गए हैं महाभारत में, कोई नया वो नहीं है। इस जस्ट के हिंदुओं को आंखें खोलने की जरूरत है। हिंदुओं को यह समझना है कि जो सत्ता में बैठे हैं फ्री मेजनरी, वो असल में मलिच्छ राज के पार्टनर हैं। एग्जैक्टली बस और यही समझ। बाकी डिटेल म्लेच्छ राज के बारे में आपको निग्रहाचार्य जी का सेकंड सीरीज का सेकंड सीजन शुरू होने वाला है, जब वो बता रहे कुछ हफ्तों में, तो आपको और मिल जाएगा। तब तक आप पहले सीरीज में डिटेल्स और देख लीजिए कि म्लेच्छ राज कौन है और उनके जो उनकी आकृति, हम भी थोड़ा बहुत इस सीरीज में आगे कवर करेंगे, आज नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हाँ, हैंडशेक की बात की जाए तो वो वाली फोटो लगाइए मिंटू भैया अभी, वो जो, हाँ ये वाली, ये जो होता है इसमें, ये मास्टर मेसन वाला जो है, ये जो सिंबल मुझे दिखा, ये एक दूसरी पुस्तक से, ये कोडेक्स मैजिका में ये वाला नहीं है, पर इस पे अपेरेंटली बहुत बहुत पुस्तकें हैं। वो पुस्तक मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे स्क्राइब्ड में मिली है, मेरे पास स्क्राइब मेंबरशिप है, वो डाउनलोड नहीं करने देता, तो मैंने उससे सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया है। पुस्तक है गुप्त सीक्रेट मेसोनिक हैंडशेक एंड अदर्स, ऐसे, तो उसमें बहुत सारे चिन्ह दिए हुए हैं। तो उसमें मुझे ये मिला, द साइन ऑफ मास्टर मेसन अलूड्स टू पेनल्टी। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, अब देखिए इसमें जो चिन्ह है ये मास्टर मेसन का चिन्ह है। मास्टर मेसन मतलब थर्ड डिग्री का, जो ऑलरेडी बहुत जो नेतृत्व करने वाली जो क्षमता रखता है। पर आरएसएस में तो सभी को यही सेम सैल्यूट करते हैं, मतलब ये मास्टर्स होते हैं। और उनका क्या है कि जो इनका जो
राइट हैंड है वो इनको अपनी छाती पे लाना है। और ये छाती पे लाने का क्या अर्थ है कि यदि मैंने सीक्रेट्स जो हैं वो निकाले, जो मैं गुप्त रखूंगा, जो भी जानकारी मेरे पास है, और यदि मैंने सीक्रेट्स को बताया, उजागर किया पब्लिक में, तो मेरा जो धड़ से यहां से जो पोर्शन है वो काट के अलग कर दिया जाए, ये मेरी सजा है। ये शपथ का ये मतलब होता है। ठीक है। तो ये जैसे स्वामी विवेकानंद वाले उसमें निग्रहाचार्य जी ने बताया था कि क्रॉस का जो होता है मतलब मैं जो जानकारी मुझे मिली है फ्री मेसन सोसाइटी से, उसको मैं अपने आप तक रखूंगा, और यदि मैं उसे बाहर करूंगा तो मेरी छाती को काट दिया जाए। तो ऐसे ये जो है, दिस इज लाइक मेरे शरीर के दो भाग कर दिए जाए, ये मेरी सजा है। और ये याद दिलाते रहते हैं अपने आप को, इसीलिए ये सैल्यूट होता है। ये फ्री मेसनरी सैल्यूट है। आप इसमें देखिए संदीप जी, जो हाथ है वो लेफ्ट का राइट भी नहीं है, जो राइट हैंड पिक्चर में दिया गया है वही राइट हैंड इनका भी है। लेफ्ट हैंड नीचे होना चाहिए, वही लेफ्ट हैंड नीचे है। तो इसमें अलग क्या है, क्या दिख रहा है? हाँ ठीक है, थोड़ा छाती का ऊपर नीचे है, बट कोडेक्स मैजिका में मैंने देखा कि उसमें उन्होंने बताया, लेखक ने, टेरी मार्स ने, कि ये वेरिएशंस यूज करते रहते हैं ऊपर नीचे के, इट डजंट मैटर अ लॉट। तो ये जो साइन होता है ना, ये फ्री मेसनरी साइन है। अच्छा, जो ये साइंस देते हैं एक दूसरे को, वो सीक्रेट, जैसे डॉग विसल होती है ना, ये डॉग विसल होते हैं एक दूसरे को करते हैं, कि पब्लिक को तो लग रहा है कि हार्मलेस सा, इनोसेंट सा ये है इनका, हाँ होगा इनका कुछ सैल्यूट, बट जो बाकी फ्री मेसनरी है वो समझ रहे हैं कि ये कौन सी संस्था से जुड़े हैं। इसीलिए आरएसएस जो है वो सारे, और संघ जो है वो सारे कल्ट जितने भी हैं उनके साथ में इनका भाईचारा है। चाहे वो ईशा फाउंडेशन देख लीजिए, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इस्कॉन को आगे बढ़ा रहे हैं, रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनको जो शास्त्रीय शंकराचार्य पीठ है उनसे इनको शत्रुता है, उन्हें अपने शंकराचार्य जी को अपने कार्य नहीं करने देते। तो ये और किस तरफ संकेत दे रहा है संदीप जी? ये इसी धीरेन्द्र शास्त्री को भी, ये असल में जो फ्रीमेसन सोसाइटी में जो आपस में मिलते हैं, दुनिया भर में जो कुछ साइन लैंग्वेज बनाए गए हैं, ताकि कहीं भी हो तो उनको दुनिया में पता चल जाए कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। तो और लोग हाँ, मूर्खों की तरह वो करते हैं। तो हाँ, ये है और इसके बारे में। ये तो ये ब्रदरहुड है, जी, जैसे इस्लामिक ब्रदरहुड है। इस्लाम ने अपनी पहचान क्या, टोपी लगाने का है। ईसाई अपनी पहचान क्रॉस गले में धारण करते हैं। तो फ्रीमेसनरी का इनके अलग अलग साइन है। तो ये अब ये जैसे इन्होंने किया, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जहां भी फ्रीमेसनरी सोसाइटी समझ जाएगा कि ये तो हमारे लोग हैं, फिर इनके साथ इनको डील करने में आसानी होगी, उनको भी डील करने में आसानी होगी, इनको भी डील करने में आसानी। अब देखिए, इसीलिए ऐसे ऐसे वाक्य सुनने मिलते हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, कुछ साल मूर्ति पूजा छोड़ दो। तो वो इसीलिए हमें दिखते हैं ऐसे और ऐसे ये मूर्ति पूजा छोड़ दो, ये विवेकानंद का नारा था जो संघ ने लिया। विवेकानंद भी मास्टर ऑफ मेजन और ये भी संघ भी मेजन। ये मास्टर मेसन है, ये इवन एंट्री लेवल के नहीं है, सोचिए। हाँ, अच्छा, एक इसमें एक और चीज है कि अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि जीन हैकमैन की, पिछले हफ्ते की बात है संदीप जी, पिछले हफ्ते में, इट्स ऑल ओवर इन द पब्लिक डोमेन, न्यूज में है, जीन हैकमैन की बड़ी संदिग्ध अवस्था में उनकी उनकी पत्नी की और उनका पेट डॉग था, उनकी मृत्यु एक साथ मिली पाई गई है उनके घर पे। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला एक एक हफ्ते में वो मृत पाए गए हैं। अब इसका क्या कनेक्शन है? जीन हैकमैन लोग वहां पे, इट्स ऑल इन द पब्लिक डोमेन, ही वाज अ फ्री मेसनरी, और उनका जो है वो एप्स्टीन से कनेक्शन था। और वो एक बता रहे थे, अब क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक होने वाली हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा होगा मेरा नाम पब्लिक होने वाला है, तो उसके पहले ही मैं पुस्तक ये लिख दिखाओ, के, मैंने जीन हैकन का भेजा है मैंने। जी जी। हाँ, पुस्तक लिख के मैं बता दूं। तो वो पुस्तक जो है वो पब्लिश करने वाले थे या लिखने वाले थे या समथिंग लाइक दैट, और उसके पहले ही उनको मार डाला गया। लोग ये इस चीज की अटकलें लगा रहे हैं कि उनको फ्री मेसनरीज ने हटाया है क्योंकि वो जो थे वो अपनी ओथ को तोड़ रहे थे कि मैं सीक्रेट्स को रखूंगा। हाँ, तो सीक्रेट्स को रखूंगा। अच्छा, एप्स्टीन से क्या कनेक्शन है कि मैंने इसमें ये भी पाया कि फ्री मेसनरी जो है वो ये मानते हैं कि आप जो है वो अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं, यू कैन बी इमॉर्टल एज लॉन्ग एज यू अब्यूज चिल्ड्रन, जो जो वो पीडोफिलिया होता है,
और कुछ ये भी मानते हैं कि उनका खून पीने से भी इनको अमरत्व मिल जाएगा, इमोर्टैलिटी, ठीक है, ये माना जाता है। ये तो इसीलिए इतना हमको दुनिया में पीडोफिलिया मिल रहा है, चाइल्ड अब्यूज और पीडोफिलिया मतलब बाल यौन शोषण। पीडोफिलिया हाँ, मतलब बाल यौन शोषण, जो बच्चों का की तस्करी सर्वाधिक हो रही है, छोटे बच्चों की। उसका सबसे बड़ा कारण है फ्रीमेजन्स, उनका रक्त पीते हैं। और ये इसमें और उनका सोशल, हिलेरी क्लिंटन और सबके नाम आए हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आए हुए हैं। वो पुस्तक में आप पढ़िएगा, हाँ उसमें दिया भी है। और वो आप फेमस फ्री मेसन्स करके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फेमस हॉलीवुड एक्टर्स फ्री मेसन्स, फेमस पॉलिटिशियन फ्री मेसन्स, आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। अच्छा, और आरएसएस संघ भाजपा के कार्यकाल में समलैंगिकता को अपराध से हटा दिया गया है। हाँ, आप देखिए समलैंगिकता को पहली बार अपराध, जब सोनिया गांधी थी ईसाई की सरकार, तो उसमें कोर्ट ने जब पूछा तो उन्होंने मना किया था। इन्होंने स्वीकार किया कि समलैंगिकता को अपराध से बाहर करना चाहिए। समलैंगिकता अपराध से बाहर हुआ। समलैंगिकता को भारतीय न्याय से जो वो है अपना संहिता लेके आए हैं, उसमें भी समलैंगिकता को इन्होंने शामिल कर लिया है। तो समलैंगिकता की तरफ ये फ्रीमेजन्स का जो होता है, जिस तरह का उसमें बाल यौन शोषण से लेके और पूरा समलैंगिक सिस्टम होता है। तो समलैंगिकता किस कार्यकाल में कानूनी हो गया, ये आप लोगों को खुद ही समझना है, अपना अनुमान लगाना है। हाँ, ये देखिए, आपको एक किताब, ये श्वेता जी द ब्रदरहुड किताब है, वो उसके अंदर से निकला था, उसकी भी इसी तरह हत्या की गई थी। और ये काफी पहला एक्सपोजर से था फ्रीमेजन्स की। ये 80 की दशक का है, स्टीफन नाइट की किताब है, कैसे हत्या करते हैं ये लोग। तो इसमें बड़े बड़े लिटरेचर भी मौजूद है। मतलब श्वेता जी कुछ ऐसी नहीं कह रही है आपको कि आपको लगे कि कोई गप मारा जाए, इसमें बड़े बड़े लिटरेचर इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है। भारत में भी देखिए संदीप जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, उनकी हाँ, संदिग्धा पटरी, रेल की पटरी के वहां पे मिली थी ना। अब जो इनका साइन हाँ, होता है वो ऐसे होता है कि आप मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दीजिए। हो सकता है ऐसा कुछ कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी भी कुछ बताने वाले थे, रहस्योद्घाटन करने वाले थे, उसके पहले ही हाँ। उनको निपटा दिया गया। ठीक है, और भी कई सारी जो भाजपा में दीनदयाल उपाध्याय मरे, गोपीनाथ मुंडे मरे, प्रबोध महाजन मरे, सुषमा स्वराज मरी, अरुण जेटली मरे। इधर का उधर देखिए, का छाती आपको पे गोली लगी प्रमोद महाजन को, तो इनको हटा दिया तो गया क्योंकि इनको डर था कि कोई ना कोई रहस्य उद्घाटन किया जा सकता है। तो ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। अब आप जोड़ लीजिए, अब हम क्या बोले। अपने घर। हाँ, कांग्रेस की तरफ से भी जो फ्रीमेजन्स पे आप देखिए कई लोग मरे हैं। उनका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब, वो मोतीलाल नेहरू तो फ्रीमेजनरी ही थे पूरी तरह से, अपने बेटे को बैठाने उनकी के लिए। फोटो मैंने शेयर की है, देखिए उनकी एप्रन में फोटो है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए आप सही बोल रहे संदीप जी, भारत का जो लेफ्ट और राइट है, जो हमें लगता है कि अरे ये सही है वो गलत है, वो बेसिकली दोनों वही हैं। मोतीलाल सेम नेहरू, वही। जवाहरलाल नेहरू दोनों फ्री मेसनरी थे। अब यहाँ पे संघ है, संघ भी फ्री मेसनरी है। तो जो भारत के लग्न में बैठा हुआ राहु है, वो और कोई नहीं, वो फ्री मेसनरी है। आप किसी भी पार्टी को चुन लीजिए, आप आएगा फ्री देखिए ना, मेसनरी भी। जैसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वो कम्युनिस्ट था, लेकिन वो फ्रीमेजन सोसाइटी से उसके फादर कम्युनिस्ट भी फ्रीमेजन फ्री सोसाइटी मेसन से होते बैठा हैं है। अपने और भारत का क्षेत्र प्रथम में। राष्ट्रपति जो दक्षिणपंथी था, राइट था, हाँ, राजेंद्र प्रसाद, वो भी फ्रीमेजन सोसाइटी से। सभी फ्री मेसनरी है संदीप जी। आप ए चूज कर लीजिए या बी चूज कर लीजिए, राज फ्री मेसन ही करेगा। और ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देश में है। आपको लगता है आप ए या बी, ए जो है, ए की प्रॉब्लम है वो बी आकर के सॉल्व कर देगा, तो वो ए की जो प्रॉब्लम है वो दिखाई जाती है कि बी सॉल्व करेगा, और बी जब आएगा तो वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा जो आपको दिखाई जाएगा, फिर ए आएगा वो सॉल्व कर लेगा। इसी चीज में लोगों को भरमा के घुमा के रखते हैं। वही बात है। तो पार्टी का सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज, जो ट्रायंगल है वो इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? ट्रायंगल फ्रीमेसन, फोटो दिखाओ, हाँ, तो जो वो ट्रायंगल वाला फोटो ट्रायंगल है वो इसीलिए होता है कि इसके कई सारे कारण है। देखिए, भारत ये अमेरिका के $1 का जो नोट है उसमें ये फ्री मेसनरी का इतना बड़ा साइन है, पिरामिड है, और ये ऑलसिंग आई है। क्योंकि जब अमेरिका शुरू में बन रहा था उस समय रॉथस्चाइल्ड ने काफी सारे पैसे लगाए थे, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक नया प्रोजेक्ट था अमेरिका उस समय,
1700s में, जब अमेरिका की जब स्थापना हुई थी। आई कुड बी रॉन्ग विद टाइम, एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं 250 है। साल पहले कह लीजिए, 250 साल हाँ पहले। हाँ हाँ, तब ये तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले किसी लाइव में बात करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है इनके लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनके जो 3 चरण हैं जो हमने बताए कि फेलो क्राफ्ट्समैन, एंटर्ड अप्रेंटिस, मास्टर मेसन, तो ये 3 जो चरण है उनकी याद दिलाता रहता है उनको। एक तो इसका ये कारण है। दूसरा, ये टैरो में जैसे बताया जाता है माइंड, बॉडी, सोल के को रिप्रेजेंट करता है, कई सारे इसके वो है, बट मेन वो है 3 चरण, इसीलिए द ट्रायंगल या पिरामिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, जो बागेश्वर धाम का जो मंदिर का जो अस्पताल वो है, दिखाओ। उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि मंदिर जैसा अस्पताल है। ये मंदिर जैसा है या फिर ये फ्री मेसनरी ट्रायंगल के जैसा है? इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 त्रिभुज, 3। अब आप इसमें जो खांचे बने हुए हैं, मतलब इंडिविजुअल ऐसे ऐसे करके ये हैं, वो मैंने काउंट किया तो मैंने देखा 8 तो इसमें वर्टिकल खांचे हैं और 8 ही ऐसे 8 हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 8 बाय 8 के 3 फेसेस है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? ये होता है 192। 192 में 192 तीनों को जोड़िए तो क्या होता है? 1 + 9 10, 10 + 2 इज 12, 12 इज 1 + 2 इज 3, 3 फिर आया। तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज, दिस इज लाइक ट्राइंगल्स गलोर, 3 गलोर बोलूंगी मैं तो। ये मंदिर कम और फ्री मेसनरी वास्तुकला ज्यादा लग रही है मुझे। आपको क्या और लगता है हमारे सुनील? वो संसद में भी था, हमारे संसद वाला भी खोज के दिखाओ। देखिए, पार्लियामेंट हाउस भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप का है, और ऊपर एक सर्कल भी है उसमें आई के जैसा, जो ऑल सिंग आई है। ये पूरा फ्री मेसनरी आर्किटेक्चर डिजाइन दिख रहा है। ये देखिए, तो फ्री मेसन ही हमारे देश को रूल कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। अब आरएसएस का झंडा भी दिखाओ, उसको भी रिकॉर्ड करेंगी श्वेता जी। हाँ, ये देखिए, इसमें भी 2-2 त्रिभुज है। ना ट्रायंगल है ये पूरा इसमें। स्क्वायर फ्लैग क्यों नहीं हो सकता था? रेक्टेंगल फ्लैग क्यों नहीं था? त्रिभुज ही क्यों है ये? और जो उनका सल्यूट है उसमें लेफ्ट, जो राइट हैंड है वो ही क्यों उठा हुआ है? लेफ्ट हैंड क्यों नहीं है? सेम सेम एग्जैक्टली सेम क्यों है? 3 ही लेवल्स क्यों हैं फ्री मेसन के भी और आरएसएस के भी? ये मेरा प्रश्न है। अगर किसी के पास में उत्तर है इसका तो आप बताइए कि फ्री मेसन से इतना ज्यादा क्या सेम सब कुछ है इनका? ब्रदरहुड का सेम है, नेटवर्किंग इनकी जबरदस्त होती है, सब कुछ सेम, इतनी सिमिलैरिटी कैसे है? जैसे हाउ वो लोग बैठते हैं, गुप्त बैठक होती है, इनके शाखाओं की बैठक होती है। 3 लेवल है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। हाँ हाँ, एग्जैक्टली तो ये है आरएसएस के बारे में। तो दिस इज व्हाट, अब इसके बारे में आप विवेकानंद जी का भी आप दिखा दो, एक फोटो दिया हुआ है, पहले विवेकानंद जी को क्लियर कर। विवेकानंद जी का वो एप्रन में दिखा दीजिए। हाँ, हाँ, ये विवेकानंद का एप्रन, ये फ्री इमेजिनरी एप्रन है, विवेकानंद जी का फोटो है, उन्हीं की किताब में फ्री इमेजिन के। मोतीलाल नेहरू का दिखाओ। ये देखिए, ये भी पहने हुए। तो इन्होंने जब देखिए, जब शुरू में पहले प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही थी, तो ऐसे हमारे इतिहास में मिलता है कि सबकी सम्मति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि नेहरू जी ने जाकर के गांधी जी को मनाया कि नहीं, मुझे ही बनना है, अगेंस्ट एवरीबडीज वोटिंग वो बने। क्यों? इनको ये भी एक प्रश्न करके जाना चाहिए। 2027-28 में ही पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाया मोतीलाल नेहरू ने, उस वक्त जब गांधी तैयार नहीं थे तो बोला कि मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा, मोतीलाल नेहरू ने। तो 1929 में, मुझे याद है, कहानी कम्युनिस्टों की मैंने लिखी है, जवाहर को प्रथम बार अध्यक्ष बनाया। और जवाहरलाल नेहरू जो 3 बार अध्यक्ष बने, तीनों बार उनको वोट नहीं मिला था, तीनों बार हस्तक्षेप करके बनाया गया गांधी के जरिए। सोचिए, फ्री मेसनरी कितने स्ट्रांग है, ये दुनिया के हर देश में है, हर देश में यही रूल कर रहे हैं। हम धीरे धीरे इस और आप श्रृंखला देखिए, विवेकानंद जी गाय खाने की वकालत करते थे, फ्री इमेजिनरी यही सब करते पैसा। देखिए, निग्राचार्य जी ने गौमांस की बताया, वकालत करते थे विवेकानंद जी। इस्कॉन भी वही करता है कि जो गाय दूध नहीं देती उसको खा लेना उचित है। इस्कॉन ने भी ये कहा है। तो गाय की
मांसाहार की वकालत करते थे ये फ्रीमेजनरी। अब देखो उनका ये आप मोतीलाल नेहरू और ये फोटो बड़ा बार-बार दिखाओ। नीचे वाला पोर्शन आप देखो, आपको ये देखो। ब्रदर तो मोतीलाल नेहरू। हाँ, मूर्तियां छोड़ दो, 50 साल के लिए जो संघ का लाइन है, वो विवेकानंद का ही लाइन है, मूर्तियां छोड़ दो 50 साल के लिए। और कलकत्ता में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, विवेकानंद जी की मूर्ति बाहर लगी हुई है। कलकत्ता में बाकायदा पूरी इनकी मूर्तियां लगी हुई है। मैंने उस दिन दिखाया था, तो मैं एक बार कहता हूँ। और हाथ मिलाने का इनका जो साइन है, देखना मोदी जी 3 बार हाथ झटकेंगे, 1 2 3, और उसको एक ग्रिप देते हैं। हाथ मिलाने का एक अलग ढंग होता है। ये अच्छा पकड़ा आपने। हैंडशेक्स पर भी मैं शेयर करूंगी, इनके स्पेसिफिक हैंडशेक्स होते हैं कि कौन किस लेवल का मेसन है, वो वैसे करेगा अक्रॉस दूसरे लेवल का जो मेसन होगा उससे। तो ये इशारेबाजी होती है कि मैं 3rd लेवल का मेसन हूं, मैं 2nd लेवल का हूं, तो वो स्पेसिफिक तरह से करेंगे। ये हमें ब्लाइंड उससे नहीं दिखेगा आई से, पर ये उनका वो होता है सिग्नलिंग एक दूसरे को। तो ये हमारे सामने होता है, सब कुछ हो रहा होता है, पर हमें नहीं दिखता। तो मेरा यही सबसे आग्रह है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। सबसे पूछिए। आप कहेंगे, आप में से कुछ कहेंगे कि मैं भी तो ऐसे बैठता हूँ या मैं भी ये करता हूँ। हाँ, आप करते हैं, पर आप एलीट नहीं है ना। आपके करने से किसी को इशारा नहीं मिल रहा उस चीज का। कौन देख रहा है आपको? आप तो नकल में कर रहे हैं कि वो ऐसे हाथ मिला रहे तो मैं भी मिला लेता हूँ। या कुछ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं, कुछ लोग करते हैं। मैं भी कई बार ऐसे हैंड्स क्रॉस कर लेती हूँ, पर मुझे कौन देख रहा है, उससे किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। पर एलिट्स एक दूसरे को करते हैं, उनके करने का महत्व होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता जी, और धन्यवाद सभी दर्शकों का। इस जटिल विषय को श्वेता जी ने बहुत ही आसानी से समझाया और बताया आपको। किसी पर अंधा विश्वास मत करो, अपने शास्त्रों पर विश्वास करो, और शास्त्रों के अनुरूप जो नहीं है वो अधर्म है। ये स्पष्ट है, ये हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखे हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध है वो सब अधर्म। तो इसलिए इन अधार्मिक लोगों से बच के रहिए, क्योंकि यदि आप कीचड़ में गिरेंगे तो आप कीचड़ लथपथ हो जाएंगे। पानी में जाएंगे तो साफ रहेंगे। तो शास्त्र के प्रकाश में रहेंगे तो साफ रहेंगे। यदि इनके कीचड़ में अगर आप जाएंगे तो वो पाप आप पर भी लगेगा, और आपको भी उस पाप का परिणाम यहाँ से ऊपर तक भुगतना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा एपिसोड था, इसको आप लोग देखिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको जय सिया राम।